everyone, this is Ankush from Triple S, and once again I welcome you all in the lecture series in Indian economics. And in Indian economics we have completed some of the topics, like we have done inflation, we have done monetary policy, and now we are up to the fiscal policy. Fiscal policy भी हमने almost मतलब complete कर दिया था. फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट है टैक्स सिस्टम, और आप इसको इंडिपेंडेंटली भी टैक्स सिस्टम को पढ़ सकते हैं. और टैक्स सिस्टम का पार्ट 4 आज हम करेंगे. तो पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जो 3 पार्ट्स हैं इसके. ठीक है, आप वो भी देख लीजिए अगर आप ये वाला पार्ट पहले देख रहे हैं. ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी आप देख लीजिएगा, सो दैट यू कैन हैव अ clear understanding of what is tax all about and what are the different types of taxes actually which are being followed in India. और उसी के ऊपर हम आज जो है कंटिन्यू करेंगे, लाइक पार्ट 4, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया. ठीक है जी, लास्ट पार्ट है ये टैक्स सिस्टम का, तो ये आप कर लीजिएगा. देखिए, इंडियन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जो मैंने पहले जो टॉपिक्स करवाए हैं ना ऑलरेडी, जैसे इन्फ्लेशन करवाया है या मॉनेटरी पॉलिसी करवाया है, जो भी इंडियन इकोनॉमी की जो प्ले लिस्ट आपको मिलेगी, आप वो भी ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में ये सारा आता है. ठीक है, ये इट कंप्राइजेज ऑफ. और अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद क्या हुआ है, इंडिया, ठीक है, एंड द होल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब होल ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया एक्चुअली इज फेसिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्योंकि अभी करंट का टॉपिक है, अभी ये इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा एग्जाम में, मतलब पूछा ही जाएगा. अगर इंडियन इकोनॉमी पूरा आपके सिलेबस में, जैसे VLW का जो आपका एग्जाम है, इसमें इंडियन इकोनॉमी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इंडियन इकोनॉमी में वैसे तो बहुत कुछ आ जाता है. ठीक है, वी हैव माइक्रो इकोनॉमी एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमी, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर मैक्रो के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मैक्रो में इन्फ्लेशन, मेरे हिसाब से जो कि मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो आप इन्फ्लेशन ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जो मैंने बताया है. एंड अभी जो UPSC का जो एग्ज़ाम हुआ है संडे को, ठीक है, उसमें भी जो है इन्फ्लेशन के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे डायरेक्ट, और उसमें से एक क्वेश्चन लेटर आई डिस्कस, दिखाऊंगी मैं आपको कि इंडियन इकोनॉमी का एक मतलब जो क्वेश्चन है इन्फ्लेशन पे, वो तो डायरेक्ट वो मैंने कराया हुआ है उसमें ऑलरेडी, कि उसमें था कि क्वेश्चन में ये था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से नहीं है. तो अगर इन्फ्लेशन का वो टॉपिक, वो लेक्चर किसी ने मेरा देखा होता तो वो क्वेश्चन करेक्ट हो जाता उसका, जो UPSC में भी आया था, जो अभी जो कल एग्जाम हुआ है. ठीक है, तो आप एक काम करिए, ये मैं आपको ये कह रही हूँ कि जो भी इंडियन इकोनॉमी में जो भी मैंने आपको जो प्लेलिस्ट है आप उसको देख लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी इंडियन इकोनॉमी को वहाँ से करने के लिए. ठीक है, ओके, चलिए, तो अभी हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम इन इंडिया की. ठीक है, टैक्स सिस्टम इन इंडिया की पार्ट 4 एंड द लास्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग टुडे. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है कि टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स की वेरियस टाइप्स हमने डिस्कस की. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जितने भी टैक्सेस की अलग अलग जो टाइप्स है वो डिस्कस की थी. ठीक है, उसके बाद हमने बात किया थी कि जो टैक्स है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें सेंटर लेवाई करती है स्टेट. इनफैक्ट ये मैंने ये वाला फिर से आप लोगों के लिए, ये मैंने ऑलरेडी ये मैं आपको लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ. यहाँ पे फिर से ये टेबल यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ताकि आपको फिर से जो है रिवाइंड हो जाए पूरा, कि डायरेक्ट टैक्स में सेंटर लेवाई करती है, डायरेक्ट टैक्स स्टेट भी लेवाई करती है. ठीक है, सेंटर के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये हम कर चुके हैं, ये हमने पार्ट 2 में हमने ये डिस्कस किए थे, जो भी सेंटर के टैक्स हैं. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इनडायरेक्ट टैक्सेस की. इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा टैक्स जो है विच इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, GST, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. यानी कि ये जो CGST और IGST है, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं. CGST और IGST, और ये SGST, ये स्टेट लेवाई करती है. ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये स्टेट लेवाई करती है, तो ये हम कर चुके हैं. आज हम यानी कि क्या पढ़ेंगे, आज जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंटर लेवाई करती है, जो बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो बच गए हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो सेंटर लेवाई करती है, एक्सेप्ट GST, क्योंकि GST लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 में हमने GST ही डिस्कस किया था, तो दैट वाज ऑल अबाउट GST. उसमें मैंने कंप्लीट जो 50 मिनट्स की आपकी वीडियो है, पूरा GST उसमें डिस्कस कर दिया है मैंने पार्ट 3 में. तो अगर आपने GST पढ़ना है अच्छे से तो आप वो मैंने ऑलरेडी करा दिया, वो देख लीजिए. ठीक है, तो सेंटर जो लेवाई करती है GST हमने पूरा कर दिया था. आज हम बाकी जो सेंटर लेवाई करती है टैक्सेस वो पढ़ेंगे. आप यहाँ पे तो खाली कस्टम ड्यूटी लिखा है, बट हम कस्टम ड्यूटी के भी अलावा जो बाकी जो टैक्सेस हैं, जो कुछ ना कुछ अवशेष मैं बोलूँगी टैक्स के बच चुके हैं. ठीक है, बाकी जो मेजर टैक्सेस जो हैं, 17 टैक्सेस जो हैं वो सबस्यूम कर चुका है GST में. काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो हैं वो GST ने इनगल्फ कर लिया अपने अंदर. GST ने काफ़ी सारे टैक्सेस को अपने अंदर सब्ज्यूम कर लिया, बट कुछ ना कुछ टैक्स
अभी भी बचे हुए हैं। जैसे कस्टम ड्यूटी तो एज सच पूरा बचा ही हुआ है, हाँ इसका एक पार्ट है जो जीएसटी ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। देन वी हैव एक्साइज ड्यूटी जो अभी भी बचा है, हम एक्साइज ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। सर्विस ड्यूटी और सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि लेवाई तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है इंपॉर्टेंट वो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको क्या बोला, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी और सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स विच इज लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेट की। तो स्टेट में अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो वी हैव वैट, अभी भी कुछ अवशेष जो है वैट का, ऑल्दो मतलब आप कह सकते हो कि वैट पूरा का पूरा सब्स्यूम हो चुका है जीएसटी में, बट कुछ एक अवशेष जो है वो थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है। तो वैट है, वी हैव एंट्री टैक्स जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है, एंट्री और ऑक्ट्राई टैक्स खत्म हो चुके हैं, बट अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है इसमें। स्टैम्प ड्यूटी है, स्टैम्प ड्यूटी तो खैर स्टैम्प ड्यूटी देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, स्टेट का वो देखेंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स है, परचेज टैक्स है, सभी टैक्सेस की बात करेंगे, ठीक है। एंड कमिंग अप ऑन टू दिस डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में हम देखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स अंडर स्टेट, ठीक है। स्टेट के अंदर जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है, देखिए डायरेक्ट टैक्स में मेन एक ही टैक्स बचता है जो स्टेट के अंदर आता है विच इज प्रॉपर्टी टैक्स, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्साइज ड्यूटी की। किसकी बात करेंगे? एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? दो वर्ड्स हैं जो काफी सुनने में आते हैं, एक होता है एक्साइज, एक होता है कस्टम, है ना। तो अभी पहले एक्साइज ड्यूटी समझेंगे किसे कहते हैं, उसके बाद कस्टम ड्यूटी पे आएंगे किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या है? सबसे पहले एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इनकी डेफिनेशन मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। गो टू द प्रीवियस लेक्चर्स एंड वॉच इट, ठीक है। अभी समझाने लगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। और ये होता क्या है, देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है एक्साइज ड्यूटी का, जो मेन क्रक्स याद रखना है आपने, आपने एक्साइज ड्यूटी में ये याद रखना है कि जो एक्साइज ड्यूटी है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे लगती है जो कि विद इन द कंट्री हो, मतलब हम बाउंड्री के अंदर जो कि गुड्स बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उन पे जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी विद इन द बाउंड्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्साइज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द बाउंड्री और विद इन द कंट्री। हमारी इंडिया में जो गुड्स बन रही हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज टैक्स। समझ आ गई बात? और हम यहाँ पे खाली गुड्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विसेज हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स। तो एक्साइज ड्यूटी में सिर्फ गुड्स की बात होती है, सर्विसेज की बात नहीं होती है। होप आई एम क्लियर? ओके। अब देखिए क्या हुआ, जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। जब जीएसटी आया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सबसे बड़ी मैं बोलूंगी इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे बड़ा टैक्स में जो रिफॉर्म आया, हमारे टैक्स सिस्टम में जो रिफॉर्म आया, दैट इज जीएसटी ओनली, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओनली। तो जीएसटी ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, बिल्कुल कर लिया। लेकिन कुछ एक्साइज जो टैक्स ड्यूटी है वो अभी भी बचती है, ठीक है, अभी भी कुछ एक्साइज ड्यूटी जो है वो बचती है, ठीक है, ओके। नाउ अब होता क्या है, देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है ये सेंटर भी लेवाई करती है और ये स्टेट भी लेवाई करती है, याद रखना। एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंटर भी लगाती है और स्टेट भी लगाती है। लगती कब है एक्साइज ड्यूटी? जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर जब सेल्स के लिए निकलने लगते हैं वेयर हाउस से, ठीक है। जब एक जो गुड्स हैं वो बन गए, मैन्युफैक्चर हो गए, बन गए, अब वो जो गुड्स हैं वो जब मैन्युफैक्चर हुए तब एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और जब वो निकलने वाले होंगे, ठीक है, प्रोसेसिंग सेल्स के लिए जब निकलने वाले होंगे तब एक्साइज ड्यूटी लगेगी, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी सेंटर भी लगाती है, स्टेट भी लगाती है, याद रखना। तो अगर आएगा कि एक्साइज ड्यूटी सेंटर का टैक्स है या स्टेट का टैक्स है, तो ये दोनों का टैक्स है। सेंटर अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ठीक है। ऑल्दो एक्साइज ड्यूटी का जो मेजर पोर्शन था दैट हैज बीन सबस्यूम्ड इन द जीएसटी, बट सम पार्ट ऑफ एक्साइज ड्यूटी स्टिल एग्जिस्ट्स, ओके। तो कौन सी प्रोडक्ट्स पे? देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया था कि जीएसटी जो है पेट्रोल पे नहीं लगता है। देयर आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी जो है वो नहीं लगता है, ठीक है जी। तो वो जो जिन पे जीएसटी नहीं लगता है उन पे क्या लगता है? उन पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। उन पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि अल्कोहल है, इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रियल इस्टेट है, इन पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। सेंटर की भी लगती है, स्टेट की भी लगती है। स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है क्योंकि स्टेट को कहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा?
स्टेट को भी तो यहीं से रेवेन्यू जनरेट होगा, स्टेट ने भी पैसा कमाना है ना कहीं से, स्टेट ने भी अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो ये एक्साइज ड्यूटी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के स्टेट जो है, तो स्टेट ने कहा सेंटर से कि भाई इन पे आप जीएसटी मत लगाइए, इन पे हमें एक्साइज ड्यूटी लगाने दीजिए, ठीक है। अब हमें पता है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बड़ा है, इन्फ्लेशन क्या है, जब प्राइस राइज, ग्रेजुअल प्राइस राइज जो है होते रहे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली जब प्राइस राइज होते रहे, उस स्टेट को इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप जाके देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो देखिए हमें अभी पता है कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो जो प्राइस है प्रोडक्ट्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है अभी रिसेंटली काफी ये था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस काफी ज्यादा हैं, लोग काफी परेशान थे, इन महंगाई से वैसे ही परेशान हैं, और पेट्रोल डीजल इन सबके जो प्राइस राइज काफी ज्यादा थे, इन सबसे लोग परेशान थे। तो इस लोगों को राहत देने के लिए अभी सेंटर ने क्या किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। सेंटर की एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम कर दी। अभी आपने देखा होगा पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस हैं वो काफी कम आ गए हैं, कुछ 8 रुपए और 6 रुपए रिस्पेक्टिवली पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है ये कम हुए, ये सेंटर ने कम किए, ठीक है। सेंटर ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोल पे और डीजल पे, और तभी अभी जो रिसेंटली जो प्राइसेस है, अभी कल परसों की न्यूज है कि मतलब, और उससे भी थोड़े दिन पहले, कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो थोड़े कम हुए। क्यों कम हुए थे, क्योंकि सेंटर ने क्या किया था, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। क्या ड्यूटी कम कर दी थी, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी इस पे प्रोडक्ट्स पे, तो तभी पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि पेट्रोल पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जीएसटी के एम्बिट में पेट्रोल डीजल नहीं आता है, ठीक है। समझ आ गई बात। अब आप देखेंगे कि कहीं पे लिखा होगा कि भाई मुंबई में जो है वो पेट्रोल इतने 116 रुपए का कुछ ऐसे मिल रहा है, दिल्ली में जो है वो 97 रुपीज का पेट्रोल मिल रहा है। अब हर एक स्टेट में पेट्रोल के या डीजल के प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि जो स्टेट्स हैं उन वो अपनी एक्साइज ड्यूटी लेवाई करती हैं। तो जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी उन सभी स्टेट्स में, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स की एक्साइज ड्यूटी अलग अलग है, ठीक है ना। वो अलग अलग परसेंटेज ऑफ एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं प्रोडक्ट्स पे। इसीलिए अब सेंटर ने तो एक नॉर्म बता दिया कि भाई इतनी एक्साइज ड्यूटी हमने कम कर दी है, ठीक है। लेकिन अब स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उन पे भी ये डिपेंड करता है कि वो एक्साइज ड्यूटी को कितना कम करती हैं, ठीक है। तो अब ये स्टेट पे डिपेंड करेगा, जितनी स्टेट अपनी एक्साइज ड्यूटी कम करेगी उतना ही उसका पेट्रोल या डीजल का प्राइस कम हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद अदर प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक रियल एस्टेट एंड एटसेट्रा, ठीक है, जो जीएसटी के एम्बिट में जो प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। होप आई एम क्लियर। तो एक्साइज ड्यूटी जो है सेंटर भी लेवाई कर सकती है, स्टेट भी लेवाई कर सकती है, जैसे पेट्रोल और डीजल की मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। चलिए जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी व्हाट इज कस्टम ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी मेनली जो आपने क्रक्स एक्साइज ड्यूटी का याद रखना है वो ये याद रखना है कि एक्साइज ड्यूटी जो है उन प्रोडक्ट्स पे लेवाई होती है, लेवाई का मतलब इम्पोज होती है, उन प्रोडक्ट्स पे इम्पोज होती है जो विद इन अ स्टेट मैन्युफैक्चर हो रहे हो, स्टेट में ही मूव हो रहे हो, ठीक है, उन पे क्या लगती है एक्साइज ड्यूटी। बात अगर करें कस्टम ड्यूटी की, तो कस्टम ड्यूटी लगती है बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। किस पे लगती है, इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, यानी प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आए और अगर हमारी कंट्री से गए, बाहर गए, आउट ऑफ बाउंड्री हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं या हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं, तो उन पे जो ड्यूटी या उन पे जो टैक्स लगेगा उन प्रोडक्ट्स पे, उनको उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। समझ आ गई बात, उनको क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, याद रखना है। तो कस्टम ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। हम ये फिलहाल अभी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस ही पढ़ रहे हैं, जब डायरेक्ट टैक्स एक कराऊंगी तो बता दूंगी वो कौन सा है। अभी हम ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी सेंटर लेवाई करती है, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, ठीक है। इट इज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, जब हम अपनी कंट्री से बाहर भेजेंगे। एक्स मतलब एक्सपेल करना, एग्जिट करना, ऐसे याद रख सकते हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में अगर कंफ्यूजन होती है कभी, एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट, तो मतलब हमारी कंट्री से जो एग्जिट किया, जो बाहर चला गया। इंपोर्ट मतलब इम मतलब जो अंदर आया, ठीक है, इन अंदर आया, इंपोर्ट हुआ, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब जो हमारी कंट्री में आया, ठीक है। उन पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जो भी ड्यूटी या जो भी गुड्स टैक्स जो चार्ज होता है वो दैट इज अंडर कस्टम ड्यूटी, ठीक है। इट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स व्हेन दे क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। यही बात की हमने, जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम टैरिफ एक्ट जो है 1975 का, ठीक है, वो रेट्स के बारे में बताता है कि कौन सी रेट्स हैं गुड्स के, ठीक है जी। क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि जो कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975 का, उसके तहत जो है जो भी आपके रेट्स जो हैं गुड्स के, ठीक है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के जो रेट्स हैं वो कौन सा एक्ट तय करता है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ठीक है।
ओके। और एक है हमारे पास कस्टम एक्ट 1962, एक है कस्टम एक्ट 1975 जो कि रेट्स बताता है, एक है कस्टम एक्ट 1962 जो कि जो भी दो कंट्रीज के बीच में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसकी क्या आप कह सकते हो रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे वो तय करता है। एक है कस्टम एक्ट 1962, एक है कस्टम एक्ट 1975, ठीक है। 62 जो है रूल्स रेगुलेशंस जो कि दो कंट्रीज के बीच में रहेंगे जब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे वो डिसाइड करता है। और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 जो है अलग अलग रेट्स की बात करता है कस्टम ड्यूटी के अंडर जो लगेंगे, ठीक है। और देखिए जो भी मैटर्स हैं विच आर रिलेटेड विद कस्टम ड्यूटी वो सॉल्व करता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है, सीबीआईसी। सीबीआईसी ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये क्या करती है, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके साथ डील करती है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके उन सबके साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, सीबीआईसी, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। होप आई एम क्लियर, सीबीआईसी याद रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है देखिए अब कस्टम ड्यूटीज की कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, कौन सी हैं देखते हैं। कस्टम ड्यूटी की अलग अलग टाइप्स हैं, कौन सी हैं। पहली है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का मतलब है ये बेसिक है नेचर में, यानी ये वो कस्टम ड्यूटी है जो ये वो स्पेसिफाइड रेट है जो कि ऑलमोस्ट सभी इंपोर्टेड गुड्स पे लगेंगी। जो भी इंपोर्टेड गुड्स हैं यानी जो भी हमारी कंट्री में गुड्स आ रही हैं उन पे नॉर्मल रेट जो है सभी गुड्स पे जो लगेगा उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। देखिए कोई भी जो प्रोडक्ट है जब हमारी बाउंड्री में एंटर करेगा तो उस पे जो सरकार जो है टैक्स लगाएगी उसको हम बोलेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी। एक नॉर्मल रेट है, एक स्पेसिफाइड रेट है जो सभी गुड्स पे लगना ही लगना है, उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। अगली है जी काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी। क्या कौन सी है, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी, ठीक है। ये जो काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी है ना ये भी जीएसटी के अंदर आ चुकी है। अब देखते हैं ये काउंटर कस्टम ड्यूटी क्या है, काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इसको सीवीडी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी जो है ये वो टैक्स है या ये वो ड्यूटी है, ठीक है, जो कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए लगाई जाएगी। मतलब कि मान लीजिए हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारा इंडियन कोई ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है, इंडियन कंपनी का, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लीजिए वो 100 रुपए का है, ठीक है। अब बाहर से जो इंपोर्ट होके कोई गुड आया, ठीक है, मान लीजिए वो 80 रुपीज़ का है, बाहर की किसी फॉरेन प्रोडक्ट जो आया वही सेम प्रोडक्ट वो 80 रुपीज़ का है, हमारा जो डोमेस्टिक जो है वो 100 रुपीज़ का है। तो जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं वो तो रैशनल है ना नेचर में, वो तो ये देखेंगे कि भाई कम कीमत पे हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पीपल विल बाय जो 80 रुपीज़ वाला प्रोडक्ट है वो खरीदेंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 80 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लगा देगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को तो लॉस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पे लगा देगी, मान लीजिए 35 रुपये का टैक्स लगा देगी या 40 रुपये का टैक्स लगा देगी, तो इसकी जो कीमत है वो इंक्रीज हो जाएगी, या ठीक है 30 रुपीज़ का टैक्स लगा देगी तो ये 110 रुपये का हो जाएगा, या फिर इसको एट पार करने की कोशिश करेगी, इस पर भी 20 रुपये का प्रोडक्ट टैक्स लगा देगी तो ये भी 100 रुपये की हो जाएगी। अब कस्टमर की चॉइस है कि वो दोनों 100 रुपये के हैं, अब जो कस्टमर जो मर्जी खरीदे। तो काउंटर वेलिंग कस्टम ड्यूटी जो है ये कब लगाई जाती है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को सेफ गार्ड करने के लिए, जब हमें ये लगे, जब गवर्नमेंट को ये लगे कि जो फॉरेन जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट जो है, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से कम है, तो वो क्या करेगी, इस प्राइस को कम से ज़्यादा करने के लिए या एट पार करने के लिए, इक्वल करने के लिए विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कर देगी, उस पर सीवीडी लगा देगी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी, ठीक है। तो ये 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था डोमेस्टिक, ये 80 रुपीज़ का था, इस पर 20 रुपये और टैक्स लगा दिया तो ये भी 100 रुपये का हो गया। तो अब इक्वल हो गए प्राइस, अब कस्टमर की मर्जी है वो कोई भी खरीद ले, समझ आ गई बात। तो दिस इज सीवीडी, ओके। नेक्स्ट वी हैव एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाउ व्हाट इज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी? एंटी डंपिंग ड्यूटी किसे कहते हैं, देखिए पहले समझते हैं डंपिंग किसे कहते हैं। डंपिंग किसे कहते हैं, देखिए डंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है, ठीक है, जो कंपनी आप कह सकते हो कि जो बाहर से हमें प्रोडक्ट दे रही है, कोई कंपनी बाहर से आ रही है, वो क्या कर रही है, उसके डोमेस्टिक मार्केट में, फॉर एग्जांपल देखिए बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगी आपको चाइना की, ठीक है। चाइना क्या करती है, डंप करती जाती है यहाँ पे सस्ते रेट में, कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, मेड इन चाइना, टॉय होंगे सस्ते, इलेक्ट्रिक, मतलब बहुत ज़्यादा
सस्ती रेट पे, महंगी चीज़ें भी होंगी, सस्ती रेट पे भी, खैर वो अलग चीज़ है कि वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इंक्रीज लेवल पे है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, चाइना की मार्केट है, ठीक है। चाइना ने क्या किया, उसके डोमेस्टिक मार्केट में मान लीजिए वो चीज़ है 100 रुपीज़ की, ये चाइना की मार्केट है, ठीक है, 100 रुपीज़ की वहाँ पे कीमत है किसी प्रोडक्ट की। चाइना ने क्या किया, इंडिया में चाहती है वो, कोई टॉय है मान लीजिए, ठीक है, कोई टॉय है या कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ है, चलिए टॉय है, यहाँ पे चाइना में वो 100 रुपीज़ का है। इसने चाइना ने क्या किया, इस व्यू पॉइंट से, इस परसेप्शन से कि इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए इंडिया में वो सेल इंक्रीज हो जाए, डोमेस्टिक मार्केट में उसके 100 रुपये की कीमत है, लेकिन यहाँ पे वो 90 रुपीज़ का आके बेच रही है इंडिया में, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हम क्या यहाँ पे क्या बैठे हैं, हमें तो पता है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट विल से कि आपके अगर डोमेस्टिक मार्केट में, गवर्नमेंट विल सी कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में उसकी कीमत ज़्यादा है, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स और जस्ट फॉर द सेक ऑफ डंपिंग देयर प्रोडक्ट्स इन आवर मार्केट, चाइना क्या कर रही है, उस प्रोडक्ट का रेट कम करके दे रही है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को वो डंप कर सके हमारी मार्केट में, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, ठीक है। अब काउंटर विलिंग और एंटी डंपिंग में क्या फ़र्क है, काउंटर विलिंग में उसकी डोमेस्टिक मार्केट में भी जो कंपनी हमें जो यहाँ पे गुड इंपोर्ट कर रही है, उसकी डोमेस्टिक मार्केट में भी उसका रेट उतना ही होगा, ठीक है। वो जानबूझ के डंप करने की कोशिश नहीं कर रही है, बट उसका ऑलरेडी कम ही होगा प्राइस, ठीक है। और फिर यहाँ पे उसका प्राइस इंक्रीज करती है गवर्नमेंट बाय सीवीडी, ठीक है, काउंटर विलिंग ड्यूटी लगा के। लेकिन एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या होता है कि ये डंप करने की कोशिश कर रही है, जिसका प्राइस जो है अपने उसके मार्केट में कम है, लेकिन वो प्राइस प्राइस ज़्यादा है, लेकिन हमारी मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो प्राइस कम करके जो है वो सेल कर रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डंपिंग। तो इस केस में गवर्नमेंट लगाएगी जी एंटी डंपिंग ड्यूटी, प्रोटेक्ट करेगी, इट इज़ अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। वो क्या करेगी, टैरिफ लगाएगी, टैरिफ मतलब ड्यूटी लगाएगी, टैक्स लगाएगी प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है ये, जो कि डोमेस्टिक गवर्नमेंट करेगी, किसके ऊपर, फॉरेन इंपोर्ट के ऊपर, दैट इट बिलीव्स, क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगेगा कि उसका जो प्राइस है वो बिलो फेयर मार्केट वैल्यू है, ठीक है, कि जितना मार्केट वैल्यू प्राइस होना चाहिए उससे कम वो क्यों दे रही है, उससे कम दाम में क्यों दे रही है, क्योंकि लोग तो वही खरीदेंगे, ठीक है जी। तो ये है। अब डंपिंग क्या है, डंपिंग मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोसेस है जिसमें जो कंपनी है, जो फॉरेन की जो कंपनी है, वो यहाँ पे डंप करेगी और कम प्राइस में बेचेगी, उसका डोमेस्टिक प्राइस में उसका प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे वो जो है कम प्राइस में सेल करेगी प्रोडक्ट को, ठीक है, ताकि उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इस केस में गवर्नमेंट लगाएगी उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी, डंप को एंटी हम करेंगे, ठीक है, डंपिंग को एंटी हम कर देंगे, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी ताकि जो प्राइस है उसका वो इंक्रीज हो जाए हमारी मार्केट में भी, एंड अगेन सेविंग द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ऑफ द कंट्री। समझ आ गई बात, ओके। नेक्स्ट वी हैव वैट एंड द वैल्यू एडेड टैक्स, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए वैट क्या है, वैट क्या है, वैट भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि किस पे इंपोज हुआ करता था, सेल ऑफ गुड्स पे इंपोज हुआ करता था। वैट अगेन इज सबस्यूम्ड बाय, वैट को भी पूरे का पूरा इंगल्फ कर चुकी है जीएसटी, ठीक है। स्टेट वैट अभी भी, मतलब आप कह सकते हो कि स्टेट एक्साइज और स्टेट वैट जो है वो गवर्नमेंट, कहीं कहीं पे आप पढ़ोगे कि लिखा हो गया कि स्टेट वैट, मतलब वो बेसिकली स्टेट एक्साइज ही हुई, वो एक्साइज ड्यूटी ही हुई, जो कुछ अवशेष जो वैट के हैं, दैट इज बेसिकली द एक्साइज ड्यूटी ओनली, जो कि हम लीकर पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे अभी भी स्टेट जो है वो लगाती है, ठीक है, ओके। तो सेल ऑफ गुड्स पे लगती थी ये विद इन द स्टेट, याद रखिएगा। वैट जो है ना बेटा, वैट जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, किसका है, स्टेट का है, स्टेट लेवाई करती थी वैट, ठीक है। अब वैट जो है ये इंपोज कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2005 में हुआ था, ठीक है। तो वैट जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा था जब वैट इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो ये किस पे इंपोज होता है, पहले तो वैल्यू एडिशन पे इंपोज होता है, ठीक है। इन केस ऑफ वैट, एवरी एंटिटी इन द वैल्यू चेन नीड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू एडिशन। जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होती जाएगी, मतलब कि अगर रॉ मटेरियल है उससे फिनिश्ड गुड बनाया तो वैल्यू ऐड हुई, उस पर वैट लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। अब ये इंपोज कब हुआ था, 1 अप्रैल 2005 में ये लगा था, ठीक है। वैट जो है इसने सेल्स टैक्स को रिप्लेस कर दिया था, सेल्स टैक्स होता था पहले, उसको रिप्लेस कर दिया था वैट ने, ठीक है।
देखो आप कहीं कहीं पे पढ़ेंगे कि वैट ओब्लिक सेल्स टैक्स लिखा होगा, वो इसीलिए लिखा होगा क्योंकि वैट जो सेल्स टैक्स है, पहले सेल्स टैक्स होता था, सेल्स टैक्स को किसने ओवरकम कर दिया, वैट ने। तो आज हम बोलते हैं वैट और सेल्स टैक्स और स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऐसे करके भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। सो दैट अ यूनिफाइड टैक्स, अब देखिए वैट इसलिए लगाया गया क्योंकि वैट एक तरीके का लगा कि यूनिफाइड टैक्स रेट रहेगा प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज का, ठीक है, कि अक्रॉस इंडिया, ओके। ये मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स भी इसको कहा जाता है। और वैट भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। और कौन सा था डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी था, है ना, जीएसटी भी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था, वैट भी जीएसटी बेस्ड टैक्स है, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैट एंड जीएसटी नाउ, देखिए वैट जो है ये खाली गुड्स पे लगता था, जीएसटी जो है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है, ठीक है। जीएसटी जो है ये सेंटर और स्टेट दोनों लेवाई करती हैं, ज़्यादा सेंटर ही लेवाई करता है जीएसटी। वैट जो है ये स्टेट टैक्स है। वैट के अंदर कहा जाता है कि टैक्स ऑन टैक्स, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो था वैट में, ठीक है। कहीं कहीं पे कहा जाता है कि वैट में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं था, बट था, ठीक है। वैट में कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स था। ये क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज वाई इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। बट येस आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जो जीएसटी है ना, इट इज बेस्ड ऑन वैट ओनली। जीएसटी जो है ये किसकी आप कह सकते हो किसकी गाइडलाइंस पे बना है, ये वैट की ही गाइडलाइंस पे बना है जीएसटी जो है, ठीक है। बट ऑब्वियसली इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जीएसटी जो है ये ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है फॉर इकोनॉमी, फॉर ट्रांसपेरेंसी, ओके। तो जीएसटी ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली, ठीक है, वैट के कंपैरिजन में। तो डिफरेंस आपको समझ आ गई। वैट जो है ये स्टेट लेवाई करता है, जीएसटी सेंटर लेवाई करता है, स्टेट भी करता है बट सेंटर करता है, ठीक है। वैट में केवल गुड्स हैं, जीएसटी में वी हैव गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैट में कैस्केडिंग या टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट था, जीएसटी में कैस्केडिंग या वैट या कैस्केडिंग या टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट नहीं है। बाकी हाँ सिमिलैरिटीज भी हैं, दैट बोथ आर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है, दोनों वैल्यू एडिशन पे लगते हैं, दोनों ही डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हैं, ठीक है। तो ये है, ओके। नेक्स्ट वी हैव सर्विस ड्यूटी किसे कहते हैं, ठीक है। सर्विस ड्यूटी और सर्विस टैक्स जो है ये इम्पोज किया जाता था, अब ये किस में इनगल्फ हो गया है, सर्विस ड्यूटी सर्विस टैक्स, ये जो है इस पे ये सर्विस टैक्स जो है अब जीएसटी के अंदर आ चुका है, ठीक है, ओके। अब नाउ इट हैज़ बीन सबस्यूम्ड बाय जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स था जो कि सेल्स ऑफ सर्विस पे, जब सर्विस की सेल्स की जाती है, यानी कि सर्विस सेक्टर की, जैसे आप रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया तो उस पर आपको सर्विस टैक्स चुकाना पड़ता था पहले, ठीक है। जो भी आप सर्विसेज अवेल करते हो, कोई टूरिज्म है, आपने फ्लाइट ली, ठीक है, आप बाय एयर आप कहीं गए, उस पर आप सर्विस टैक्स देंगे, फेयर पे सर्विस टैक्स देंगे, मैंने आपको बोला रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे सर्विस टैक्स देंगे, मेडिकल कोई आप सर्विस लेंगे उस पर सर्विस टैक्स देंगे। तो सर्विस टैक्स जो है सर्विसेज पे लगता था, ठीक है, जो इंटेंजिबल, जो भी हमारे इंटेंजिबल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो ये इट हैज़ बीन अगेन इज सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंटर सेल्स टैक्स। सेंटर सेल्स टैक्स जो है ये भी जो है ये लेवाई किया जाता था बाय सेंटर, ओके। ये मतलब आप कह सकते हो कि ये सेंटर जो है वो लेवाई करती थी, लेकिन कलेक्ट करती थी स्टेट, ठीक है। तो सीएसटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स जो है ये लेवाई करती थी सेंटर, किस पे, ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक गुड्स मूव करते थे, ठीक है। टैक्स जो है बट टैक्स प्रोसीड्स वेर कलेक्टेड एंड केप्ट बाय द ओरिजिन स्टेट। लेकिन इसमें होता क्या था, देखिए मैंने आपको क्या था कहा था कि जीएसटी में क्या होता था, एक ओरिजिन स्टेट है, अब मान लीजिए दो स्टेट्स में गुड्स मूव कर रही हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, ओके। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे मुंबई से, सपोज मुंबई से गुजरात जो है, मुंबई से गुजरात में गुड्स जा रही हैं, अगर जीएसटी के अंडर जा रही होंगी तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड जो स्टेट है वो कलेक्ट करेगी ये जीएसटी, ठीक है। बेसिकली कलेक्ट तो सेंटर करेगी, लेकिन जो बाकी शेयर है जो स्टेट का, वो किस स्टेट को मिलेगा, वो गुजरात को मिलेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। सिमिलरली वैट वाज आल्सो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, लेकिन जो ये सेंटर सेल्स टैक्स था, इसमें क्या था कि जो ओरिजिन स्टेट है ना, जिस स्टेट से ओरिजिन हो रहा है उसको टैक्स मिलेगा, इट विल कलेक्ट द टैक्स, ठीक है। तो इस केस में ऐसा था सेल्स टैक्स में, सेंटर सेल्स टैक्स में जो ओरिजिन वाली स्टेट है उसके पास टैक्स जो है वो आता था, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था जो सेंटर सेल्स टैक्स है, अब ये भी जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एंट्री टैक्स। आप कहीं पे ऑक्ट्राई पढ़ेंगे,
ऑक्ट्राई भी एक टाइप का एंट्री टैक्स होता है, ठीक है, लेकिन ऑक्ट्राई आप कह सकते हो कि इट विल कम अंडर एंट्री टैक्स ओनली। एंट्री टैक्स जो है आप कह सकते हो कि दो स्टेट्स, मतलब एक जब स्टेट की एंट्री मतलब एंटर करना है ना, तो ये एंट्री पे लगेगा, उन प्रोडक्ट्स के एंट्री पे लगेगा जो एक स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करेंगी। लेकिन ऑक्ट्राई विद इन आप कह सकते हो म्यूनिसिपल लिमिट लगेगा उसके अंडर, मतलब दो टाउन्स के बीच में आप कह सकते हो, स्टेट के ही अंदर फिर ऑक्ट्राई लगेगा। तो ऑक्ट्राई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंट्री टैक्स, लेकिन अभी इसको करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी ये पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, जीएसटी के अंदर आ चुके हैं एंट्री और ऑक्ट्राई टैक्स। अच्छा, एंट्री और ऑक्ट्राई टैक्स जो है ये कौन लेवाई करते हैं, मैंने बिगिनिंग में आपको बताया। एंट्री टैक्स जो है ये भी स्टेट लेवाई करता है। तो एंट्री और ऑक्ट्राई टैक्स कौन लेवाई करते थे, स्टेट लेवाई करते थे। इट वॉज अ टैक्स ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक तो स्टेट का टैक्स है, ये याद रखना, मैंने अब बताया आपको, ठीक है। इट वॉज लेवाइड बाय द रेसिपिएंट स्टेट ऑफ द टू प्रोटेक्ट इट्स टैक्स बेस, ठीक है। और ये लेवाई कौन करती है, जो करती थी जो रिसिपिएंट स्टेट है, ठीक है, जहां पे रिसीव होगा, यानी डेस्टिनेशन वाली, वैसे भी कह सकते हो डेस्टिनेशन वाली जो स्टेट है वो करेगी एंट्री टैक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टैंप ड्यूटी। अब देखिए जो स्टैंप ड्यूटी है इट इज अगेन एन इनडायरेक्ट टैक्स। और स्टैंप ड्यूटी कौन लेवाई करेगी, स्टेट लेवाई करेगी। और ये स्टैंप ड्यूटी थोड़ी अलग टाइप का टैक्स है। ये इसमें क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी में क्या होता है, इट इज इम्पोज बाय द स्टेट एंड इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप का, याद रखिएगा। ये जो भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस होंगी, जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड, जो भी जमीन की सेल या परचेज होगी, उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज द स्टैंप ड्यूटी, इस पे स्टैंप ड्यूटी लगती है, ठीक है। और ये की इम्पोज होती हैं स्टेट्स, और इसका जो रेट है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करेंगे, प्रॉपर्टी सेल करने पे भी प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। वो डायरेक्ट टैक्स में आता है, ये स्टैंप ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आएगा। क्या बोला मैंने, स्टैंप ड्यूटी जो है ये भी प्रॉपर्टी टैक्स के साथ, मतलब प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। बट ये आप डायरेक्टली नहीं, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी आप डायरेक्टली नहीं देंगे, आप इनडायरेक्टली पे करते हैं स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। कैसे, वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट वी हैव डायरेक्ट टैक्स, जो कि देखिए स्टेट गवर्नमेंट कौन सा डायरेक्ट टैक्स, अभी तक हमने क्या पढ़े, अभी तक हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े। इनडायरेक्ट टैक्स बोथ सेंटर के भी और स्टेट के भी, दोनों के हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ लिए। हमने इनडायरेक्ट टैक्स सेंटर के और स्टेट के दोनों के पढ़ लिए। सेंटर का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जीएसटी। जीएसटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने जीएसटी के अलावा जितने भी टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सेंटर लेवाई करती है चाहे स्टेट लेवाई करती है, सारे कर लिए, ठीक है। एंड में, इस लेक्चर के एंड में मैं आपको एक लिस्ट दूंगी जिसमें स्टेट के और सेंटर के टैक्स अलग अलग करके मैंने आपको दिए हैं, ताकि आपको एंड में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, डायरेक्ट टैक्स अभी हम पढ़ेंगे, डायरेक्ट टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है। ओके, तो एक ही टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, एक ही इंपॉर्टेंट टैक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, विच इज हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। देखिए होता क्या है हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स। सो हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स ऐसा टैक्स है, सिंपल आपने याद रखना है, जो कि आप कभी भी सेल और परचेज करें, किसकी, हाउस की सेल करते हैं, जब सेल करते हैं तो उस पर क्या लगता है, या प्रॉपर्टी है आपकी, रेजिडेंशियल है चाहे नॉन रेजिडेंशियल है, चाहे फ्लैट है, आपने कोई मकान बनाया है, कोई प्लेन ज़मीन खरीद के रखी हुई है, उस सब पे क्या लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। बस सिंपल इतना याद रखना है। स्टेट टैक्स है, और ये कौन लेवाई करती है, ये किसके थ्रू लेवाई होगी, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के थ्रू लेवाई होगी। जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं उसके थ्रू जो है ये लेवाई करेगी प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स जो है इस पे लेवाई होता है, ठीक है। इन इंडिया इज पेड ऑन रियल प्रॉपर्टी पे लगता है। रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, लैंड आ जाता है, लैंड की इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट देखती है कि उस लैंड की या उस प्रॉपर्टी की मॉनिटरी वैल्यू क्या है, और फिर उसको एक्सेस करके जो जितना भी टैक्स बनता है वो लेवाई करती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया टू डू दिस असेसमेंट एंड डिटरमिन द प्रॉपर्टी टैक्स विच कैन बी पेड ऑन एन एनुअल बेसिस। एनुअल बेसिस पे ये टैक्स पे करना होता है, ठीक है। ये जो टैक्स है ये क्यों लेवाई किया जाता है, अब ये प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स जो है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं एरिया की वो डेवलप की जा सके, जैसे रोड रिपेयर हो गए, पार्क को मेंटेन करना हो गया, पब्लिक स्कूल्स हो गए यानी गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, गार्बेज या सीवेज डिस्पोजेबल सिस्टम हो गया,
तो इन सब के लिए डिस्पोजल सिस्टम हो गया। इन ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज़ हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स लगाया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स वेरीज फ्रॉम लोकेशन, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट टू डिफरेंट स्टेट, इट डिपेंड्स अपॉन म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, टाउन एरियाज कमेटीज हैं, वो लेवाई करती हैं प्रॉपर्टी टैक्स अंडर रेलिवेंट एक्ट, जो भी उस स्टेट का रेलिवेंट एक्ट होगा। एंड अगेन प्रॉपर्टी टैक्स लगाना या नहीं लगाना ये एक स्टेट पे डिपेंड करता है, ये उस वहीं की स्टेट मतलब वहीं की गवर्नमेंट पे, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो प्रॉपर्टी टैक्स लेवाई नहीं करेगी, उसकी मर्जी है, तो वो नहीं भी कर सकती, ठीक है, ये होता है इसमें प्रॉपर्टी टैक्स में। ओके, देखिए अब जो है हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, देखिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे कि अब ये सारे जो टैक्स हैं ना वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक बार फिर मैं उसके बाद मैं इस पे आती हूँ, ये मैंने क्या लिखा है, देखिए ये भी रहने दीजिए, ये इसमें मैं बाद में आती हूँ। पहले ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, वी हैव जीएसटी, सेंटर लेवाई करती है, एसजीएसटी यानी स्टेट की जो जीएसटी है वो स्टेट लेवाई करती है, कस्टम ड्यूटी सेंटर लेवाई करती है, एक्साइज ड्यूटी सेंटर एंड स्टेट दोनों लेवाई करती है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है। सर्विस ड्यूटी जो है या सर्विस टैक्स जो है ये सेंटर लेवाई करती है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सारी लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये मैंने लिखे हैं। और कौन कौन लेवाई करता है ब्रैकेट में वो लिखा हुआ है, देखिए सेंटर सेल्स टैक्स जो है सेंटर लेवाई करती है लेकिन कलेक्ट करती है स्टेट। वैट स्टेट लेवाई करती थी, ऑक्ट्रा एंट्री स्टेट लेवाई करती थी, अब खत्म हो गई है। स्टैम्प ड्यूटी स्टेट लेवाई करती है, एंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट लेवाई करती थी, परचेज टैक्स स्टेट लेवाई करती थी, अब खत्म हो चुका है। टैक्सेस ऑन लॉटरी गैम्बलिंग बैटिंग ये भी स्टेट लेवाई करती है, ये लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है, ये भी स्टेट लेवाई करती है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी स्टेट लेवाई करती है, ठीक है। देखिए गैम्बलिंग आप बोलेंगे, देखिए गैम्बलिंग इज एक्चुअली नॉट लीगल। ऑनलाइन गैम्बलिंग कुछ हद तक लीगल है, कुछ मतलब कुछ चीज़ों में, ठीक है, सब में नहीं है, तो ये आप याद रखिएगा, इट इज़ इलीगल नो डाउट। कुछ सॉर्ट ऑफ वेरी लिमिटेड, वेरी ऑनलाइन एंड वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग इज लीगल, ठीक है, बहुत कम। ओके, तो ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है, ये वाला टैक्स भी, ठीक है, ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग जो भी है, ठीक है। ओके, जैसे हॉर्स रेसिंग वगैरह होती है तो वो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम वी कुड से। ओके, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आपको कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। अब चलिए बैक टू दिस कि ये मैंने क्या लिखा है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ इनकम और रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रेवेन्यू अकाउंट इज जीएसटी फॉलोड बाय कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनकम टैक्स। ये मैंने क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए ये टैक्स बेसिकली क्या है, टैक्स सिस्टम क्या है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट जो है उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको रिसीट आ रही है, इनकम आ रही है। और आई वुड से देखिए गवर्नमेंट की इनकम किसके थ्रू है, टैक्स के थ्रू है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट कहाँ से कमाएगी तभी तो खर्चा भी करेगी, तो कमाती सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कहाँ से है, कहाँ से कमाती है, ठीक है, टैक्स से कमा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स से कमा रही है। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट एक्सेप्ट बोरोइंग यानी कि जो हम लोन उठाते हैं, जो हम क्रेडिट पे गवर्नमेंट जो है बोरो करेगी कहीं से, बोरोइंग को छोड़ के, ये बोरोइंग और लाइबिलिटीज़ है, बोरोइंग को छोड़ के अगर हम बोरोइंग के अलावा बाकी चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कहाँ से इनकम जनरेट करती है, तो वो करती है जीएसटी से। पहले कॉर्पोरेट टैक्स था, अब जीएसटी ने उसकी जगह ले ली हुई है, तो जीएसटी से, ठीक है। अब ये देखिए ये बजट जो अभी का जो बजट आया हुआ है 2022-23 का जो बजट है, ये वहाँ का पाई चार्ट है, ये देखिए सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जो है ये जीएसटी से कमाएगी। ये देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट जो है, सबसे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट कहाँ से जनरेट करती है, कौन से टैक्स से जनरेट करती है, क्या वो जीएसटी से जनरेट करती है, क्या वो कॉर्पोरेट टैक्स से जनरेट करती है, या इनकम टैक्स से जनरेट करती है, ठीक है, या एक्साइज ड्यूटी से जनरेट करती है, तो सबसे ज़्यादा किससे जनरेट कर रही है, जीएसटी से। ये देखिए 16 है यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी से। उसके बाद फिर करती है कॉर्पोरेट टैक्स से और इनकम टैक्स से। ये देखिए कॉर्पोरेट टैक्स 15 एंड इनकम टैक्स 15। अब एक्चुअली ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना कुछ पॉइंट से ज़्यादा है इनकम टैक्स से, तो पहले नंबर पे जीएसटी आएगा, दूसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों 15-15 है, आप कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स कुछ पॉइंट से ज़्यादा रहता है इनकम टैक्स से, ठीक है।
अब ये देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में भी कम इसलिए भी हो गया क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, तो कोविड में हमें पता है कि जो बिजनेस हाउस है उनको बहुत नुकसान पहुंचा है, तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन भी कम हो गई। ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन कम है, गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ भी दिया कॉर्पोरेट हाउसेस को, बिजनेस हाउसेस को, ठीक है, कुछ टैक्स वेव ऑफ भी किए गए, तो उस वजह से कॉर्पोरेट टैक्स की आप कह सकते हो कमाई थोड़ी कम हम कह सकते हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है गवर्नमेंट फिलहाल रेवेन्यू जनरेट कर रही है, इनकम जनरेट कर रही है जीएसटी से, क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स, थर्ड नंबर पे इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये रहा ये मैंने यहाँ पे रिसिपेंट ही लिखी है, ये रिसिपेंट के साथ साथ बता दीजिए एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ करती है, सबसे ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट जो है कहाँ करेगी, तो सबसे ज़्यादा खर्चा जो है गवर्नमेंट करती है इंटरेस्ट पेमेंट में, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू अकाउंट में, ठीक है, ये रेवेन्यू अकाउंट ये बजट में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, सब करा चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खर्चा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ करेगी, अब क्योंकि इनकम की बात हुई है तो चलो एक्सपेंडिचर भी बता देती हूँ, ऑल्दो वी आर डीलिंग विद ओनली इनकम हेयर, क्योंकि हम टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स इज ओनली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, इज नॉट द ओनली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट बट टैक्स इज द मेजर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ, गवर्नमेंट खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ कर रही है, तो गवर्नमेंट खर्चा करती है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग की, जो गवर्नमेंट ने लोन लिए हैं उनको चुकाने में जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, उससे सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट है, आप लगा लीजिए 20% जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो लोन में जाएगा, ठीक है। जैसे डिफेंस में 8% जाता है, सब्सिडीज़ में 8% जाता है, पेंशन्स में 4% गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करती है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में करती है। इनकम का पता चल गया, सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से आ रही है, जीएसटी से आ रही है। खर्चा सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे हो रहा है, जो गवर्नमेंट ने लोन उठाई हैं, बोरोइंग्स उठाई हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे और इसको खत्म करेंगे आज, दैट इज द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस की जब मैं बात करती हूँ, डायरेक्ट टैक्सेस के साथ जो कि डील, डायरेक्ट टैक्सेस जो कि मैंने आपको सेकंड पार्ट में सारे डायरेक्ट टैक्स करवा दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो है हमने सेकंड पार्ट में सारे किए थे, ओके ओके। तो ये जो है, अब ये डायरेक्ट टैक्स जो हैं ये, ठीक है, इनके साथ कौन डील करता है, कौन डील करेगा, विच ऑर्गेनाइजेशन विल डील विद द डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ डील करती है CBDT। क्या डील करती है, CBDT, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फॉर्मेशन जो है CBDT की हुई थी 1963 टू 1964 में, ठीक है। फॉर्मेशन जो है 1963-64 में हुई थी, आप कह सकते हो कि 64 में ही हुई थी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 63 में बोर्ड जो है ये बना था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट आया था 1963, जिसके तहत 1964 में CBDT की क्रिएशन हुई थी, CBDT की फॉर्मेशन हुई थी। तो आप कह सकते हैं फॉर्मेशन 1964 में हुई। अगर क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, अगर पूछा जाता है इसकी फॉर्मेशन के बारे में, और अगर 64 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप 63 टिक करके आएंगे, समझ आ गई बात। तो 63, 64 दोनों जो हैं ऑप्शन हो सकते हैं। 63 में ये एक्ट आया था, फाइनली 64 में फॉर्मेशन हुई थी, ओके, समझ आ गई बात, ओके। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT भी इसको कहते हैं, ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, फंक्शनिंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इट डील्स इन मैटर रिलेटिंग टू लेवाई, क्या करती है ये कि भाई कैसे लेवाई करना है, कैसे कलेक्ट करना है डायरेक्ट टैक्सेस। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ये डिपार्टमेंट, कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं, तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये एक्ट करता है एज एपेक्स बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसको चार्ज दिया गया है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस। ये कब ये बोर्ड बना था, ये बना था एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1924। देखिए टैक्सेस की कहानी कोई नई नहीं है, टैक्सेस की कहानी काफ़ी पुरानी है, इंडिपेंडेंस से भी पुरानी जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका काफ़ी पुराना। तो ये आप कह सकते हो 1924 में ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है ये आया था, जिसके तहत ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये बना, ओके। इनिशियली ये जो बोर्ड है ये क्या करता था, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को देखता था, ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों को देखता था। लेकिन बाद में ये क्या हुआ, ये आप ऑब्वियसली ये जो इसको टफ हो गया थोड़ा हैंडल करना, तो फिर ये जो बोर्ड है ये स्प्लिट हो गया इनटू टू, नेमली द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ठीक है। और ये कब से फंक्शन में हुआ, ये 1964 में 1/1/1964 यानी कि 1 जनवरी 1964 को आप कह सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की फॉर्मेशन हुई। एक्ट था 1964 का, 1963 का, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉम्पोजिशन क्या है इसकी। जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, इसमें एक चेयरमैन होता है
और 6 मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 7 मेंबर्स हो गए। लेकिन हाँ, ये जो मेंबर्स हैं ये 6 नहीं भी होते, ये इससे कम भी हो सकते हैं। मतलब एक मेंबर जो है ये एक से ज़्यादा पोजीशन भी संभाल सकता है, ठीक है। तो 6 से फिर कम मेंबर्स हो जाएंगे, बट ऐसे आइडली 1 चेयरमैन और 6 मेंबर्स, तो 7 मेंबर्स हो गए टोटल, ठीक है। मिस संगीता सिंह इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ CBDT एंड शी वॉज अपॉइंटेड। ये जो ये संगीता सिंह जो हैं ये अभी रिसेंटली ही अपॉइंट हुई हैं, ये तो ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। तो ये मतलब 2 मई को या 4 मई को इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी संगीता सिंह जी की, 2022 को, अभी मई में ही हुई है, ठीक है। तो अभी रिसेंट ही है, ये लास्ट महीने ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो संगीता सिंह जी से पहले ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ये संभाल चुकी है, ठीक है, IRS ऑफिसर हैं ये, ठीक है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है CBDT, ये चेयरपर्सन बनी। इनसे पहले जो हैं ये JB मोहपात्रा जो हैं ये थे, ठीक है। ये अप्रैल में रिटायर हुए 30 अप्रैल को, और फिर मई में डेजिग्नेशन जो है संगीता सिंह जी ने संभाली। ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनसे पहले मोहपात्रा थे। और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? ये थे श्री जमुना प्रसाद सिंह जी, ठीक है। तो ये 64 से 67 तक इनका टेन्योर था। और इस चेयरपर्सन जो होते हैं इनका टेन्योर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ठीक है। इनका कोई फिक्स 1 साल 2 साल या 4 साल कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मोहपात्रा जी जो हैं ये 2022 में रिटायर हो गए, फिर संगीता जी बनी, और जो फर्स्ट थे ही वॉज जमुना प्रसाद सिंह, ठीक है। 64 में ये बने थे जब ये बना था एक्चुअली CBDT, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है ये CBDT का न्यू दिल्ली है। फंक्शंस क्या है CBDT के? तो डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू लेवाई एंड कलेक्टिंग, कि भाई डायरेक्ट टैक्स कैसे लेवाई करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसके साथ डील करती है। पॉलिसीज और रूल्स बनाती है CBDT, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सुपरविजन ऑफ एंटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सुपरविजन CBDT के अंडर है। लेजिस्लेटिव चेंजेस जो भी आने हैं डायरेक्ट टैक्स में उसको सजेस्ट करती है। अब लेजिस्लेटिव चेंजेस तो पार्लियामेंट में ही आएंगे, लेकिन सजेस्ट CBDT करेगी, ठीक है। जो भी टैक्स रेट्स में डिफरेंस आएगा, जो भी टैक्स रेट्स में चेंजेस आएंगे, सजेस्ट कौन करेगी? CBDT करेगी, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी, हमने कहा कि भाई खैर एक्साइज ड्यूटी तो वैसे इंडायरेक्ट में आ गई, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी इंडायरेक्ट टैक्स है, तो एक्साइज ड्यूटी जो है इंडायरेक्ट टैक्स है, तो उसके साथ क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी इसके साथ डील करेगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। अब इंडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रही हूँ तो उसके साथ डील करेगी CBIC, और डायरेक्ट टैक्स से डील करेगी CBDT। तो अगर इंडायरेक्ट टैक्सेस में सपोज कोई चेंजेस आनी हो तो वो उसके साथ CBIC डील करेगी, और डायरेक्ट के साथ आनी हो तो CBDT। तो जैसे कोई टैक्स रेट में चेंज होना हो तो सजेस्ट कौन करेगी? यहाँ पे CBDT, अगर डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंज आना हो, मतलब इनकम टैक्स स्लैब्स अगर चेंज होगी, कुछ भी चेंज होगा या और कुछ चेंज होगा, ठीक है, वो इन सजेशन विद दी अल्टीमेटली तो फाइनेंस मिनिस्टर वही डिसाइड करेंगी, लेकिन मिनिस्ट्री ही डिसाइड करेगी, लेकिन सजेशन जो है ये वाला डिपार्टमेंट देगा, ठीक है। प्रपोजेस चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर, देखिए मैंने बताया टैक्स स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आएंगी विद इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये करेगी, ठीक है। अभी जैसे कि मान लीजिए एक्साइज ड्यूटी में चेंजेस आए थे, तो एक्साइज ड्यूटी बीइंग एन इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी को मान लीजिए कम कर देते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी तंग पड़ रहे हैं। तो जब ये डिसाइड किया गया होगा, जब ये फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, तो उसने इन कंसल्टेशन विद दी CBIC किया होगा ये, ठीक है। तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेसिकली, आपने याद रखना है। एक है CBIC विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसके साथ जो डील करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के साथ। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसके साथ डील करती है CBDT विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनकी फुल फॉर्म्स आपने याद रखनी है। हो सकता है सिंपल सा इजी क्वेश्चन दे दें जिसमें आपको फुल फॉर्म पूछ लें, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। टैक्स सिस्टम हम इसके साथ ही कंप्लीट करते हैं। नोट्स आपको बहुत जल्द इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आपको ऐप पे भी मिल जाएगी इसकी बहुत ही जल्द इसकी PDF, ठीक है। वंस आई विल फिनिश ऑफ विद द टॉपिक विद द लेक्चर, तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए इस पूरे टॉपिक को। सो आई विल सी यू विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जो इंडियन इकोनॉमी के जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी देख लीजिए। If you are going to appear for JKS exam 2022, so these lectures will help you a lot. वहाँ पे भी आपकी जो इकोनॉमी है ये सारी इसी के थ्रू कवर हो रही है, ठीक है। तो VLW के लिए तो है ही है, बाकी सभी कोर्सेज के लिए भी है, आप बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी है, ठीक है। तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।